हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करने जा रहे हैं ICMR 2024 जो कि सितंबर में हुआ था उसके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन का। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम था, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, जिसके लिए भी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बनाएंगे, लेकिन जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो इस सेक्शन को, जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन को सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके हम लोग वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप तक और चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम अपलोड करें आप तक आप जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से पहुंच पाए और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें और प्रिपरेशन करते रहें। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। तो पहले तो आपको जैसे पता है कि इस बार कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे डाले गए थे। 2 कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन क्वेश्चन थे जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आए गए थे, यानी कि टोटल 10 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आप देखने के लिए, इस कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मेरा जो मतलब ट्रिक है, हम जो उस ट्रिक को अपनाते हैं, तो क्वेश्चंस जो ये ऐसे है उसको पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा तो उसी डायरेक्शन में आप इस सेक्शन को पढ़िएगा, उसको दिमाग में रखते हुए आप सेक्शन को पढ़िएगा। तो आप ना आंसर का आउटपुट आप इस ऐसे से ले सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से पढ़िएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन है तो हर में तो चेंज हो ही जाता है, हर में ऐसे हर एग्जाम में आपका अलग ऐसे होगा, उसी अनुसार आपका क्वेश्चन होगा। तो इस पे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम आंसर बता देंगे कि आंसर इसमें क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैसेज यूज ऑफ फ्रेज मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ मीन्स। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है। यूजिंग द मेथड इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि पहले आप क्वेश्चंस को एक बार 5 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए जो उस एसे से रिलेटेड है, फिर आप उस एसे को पढ़िए, तो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब मेरा जो समझ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द गिवन पैसेज मीन्स विदाउट इंटरप्शन। विदाउट इंटरप्शन का मतलब होता है कोई भी चीज बिना इंटरप्शन के चलेगी तो वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। इंटरप्शन होता है तभी चेंजेस होता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद है, व्हाट डज नीड टू बिकम अ डेवलपमेंट नेशन। डेवलपमेंट नेशंस के लिए आपको थॉटफुल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का अलग अलग फील्ड में थॉटफुल हिसाब से चेंज होना चाहिए, आपका वर्क या इकोनॉमिक स्टेडीली ग्रो करना चाहिए, कोई बिना इंटरप्शन के साथ आप हायर गोल को चूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है CDE जो होगा आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। चलिए उसके बाद है, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स। तो आप अगर मुझे लगता है कि ऐसे को पढ़े रहेंगे तो इस स्टेटमेंट को आसानी से दे सकते हैं। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट यहाँ पे 4 जो है आपका सही है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस बार ICMR जो है ले तो रहा है JRF का एग्जाम, लेकिन क्वेश्चन जो दिया है जनरल, ऐसा लग रहा है ना कि CGL का एग्जाम ले रहा हो। तो पता नहीं क्या सोच के ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं। रीड द पैसेज। आप पैसेज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उससे आंसर निकल आएगा। यहाँ पे 4th नंबर आपका जो है आंसर होगा। हम आपको जो है इसका PDF अवेलेबल करा देंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉम्प्रिहेंशन है, इसको भी पढ़ने से पहले मुझे लगता है आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे या बना पाएंगे, है ना। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, द मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट नेशन, द पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी शुड बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज विच वर्ड इन द पैसेज इज एनाटोमी ऑफ रेयर। रेयर का मतलब होता है, ठीक है, एंटोनिम्स। न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत सारा, रेयर का मतलब एक, न्यूमेरस का मतलब बहुत सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रीजन बिहाइंड द constant utilization of a
कोल एज अ फ्यूल ऑफ द जनरेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें कोल की एनर्जी का क्या है, तो मुझे लगता है कि आपका रीजनल लोकेशन होना चाहिए, आपका हाई आस कंटेंट भी होना चाहिए, है ना, और उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ये तीनों को ध्यान में रखना है, तभी आप कोल को सिग्निफिकेंटली यूज कर सकते हैं। अगला है आपको स्टेटमेंट वाइज है, तो ये भी अगर आप अच्छे से पैसेज को पढ़िएगा तो क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका डाटा वाइज है, आप पैसेज से इस डाटा को निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4th नंबर आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए, ये जो क्वेश्चन है कैलेंडर का, ये आपके आईसीएमआर का पसंदीदा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैलेंडर को क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा अगर आपको देखें तो बता देते हैं 2 चीज। सबसे पहले जो बता दें कि एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें डेज जो होता है 365 डेज का होता है, और एक लीप ईयर होता है जिसमें डेज होता है 360 डेज का। तो सीधे सीधे बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आज का, जैसे मान लीजिए कि आज का क्या डेट है, आज 23 है, 23 ऑफ अगस्त। ठीक है, तो 23 जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 23 अगस्त है और 2025 है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो और अगला ईयर भी लीप ईयर नहीं है। तो अगर 23 अगस्त 2026 मतलब आज का दिन क्या है, सैटरडे है, तो अगर आप 23 अगस्त 2026 में जाके देखिएगा तो उस दिन जो होता है होगा आपका संडे होगा, क्योंकि अगर लीप ईयर बीच में नहीं आ रहा है ना, तो एक दिन जाके मतलब एक डेज जो है बढ़ जाता है। आज जो डेट होगा अगले साल उस डेट पे एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब सैटरडे का संडे हो जाएगा, मंडे का ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे का थर्सडे हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर हो गया, मान लीजिए कि हमने बात की 2023 से 24 की, 2023 से 24 का, मान लीजिए यहाँ पे 23 अगस्त 2024 हो, 25 की जगह क्या हो, सॉरी 23 हो, और यहाँ पे हो जाए 24, और यहाँ पे सैटरडे है, तो अब यहाँ पे एक दिन नहीं बढ़ेगा बल्कि 2 दिन बढ़ जाएगा। तो अगर 23 अगर 2023 से 23 को सैटरडे है, तो 23 अगर 2024 को संडे ना होकर के मंडे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें कितना दिन का होगा, 360 डेज का होगा, है ना। तो अब एक दिन की बजाय 2 दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 17 क्वेश्चन के अनुसार 17 दिसंबर 2002 व्हाट वाज द डे ऑन, देखिए 17 दिसंबर 2002 को क्या है, सैटरडे है, तो व्हाट वाज द डे ऑन 26 दिसंबर 2004। ठीक है, अब चलिए 17 दिसंबर 2002 को क्या है, सैटरडे है। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2003 को क्या हो जाएगा, सैटरडे था, तो यहाँ पे हो जाएगा संडे। 17 दिसंबर 2003 को क्या हो जाएगा, संडे। ठीक, अब कह रहा है अब 17 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ट्यूसडे, 17 दिसंबर 2004 को हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक, अब पूछ रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो 17 दिसंबर 2004 को अगर ट्यूसडे है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को क्या होगा। दोनों के बीच कितने दिन का है, 17 से 26 चले जाइए, 17 को क्या था, ट्यूसडे था, कितना दिन का गैप हो रहा है आपका, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, यानी कि 9th डे पे पढ़ रहा है। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, 9th डे पे। अब ट्यूसडे का 9वां डे निकाल लीजिए, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, फिर से निकालिए, ट्यूसडे के बाद 9th डे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। आपका आंसर होगा थर्सडे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि नॉर्मल डे में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं।
अगर हम आज की बात करते हैं 23 अगस्त 2025 की, आज सैटरडे है, तो 23 अगस्त 2026 को संडे होगा, एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों में कोई लीप ईयर नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 23 अगस्त 2023 की को, अगर सैटरडे है तो 23 अगस्त 2024 एक लीप ईयर है, तो 2024 को संडे ना होकर के मंडे हो जाएगा, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक, ये तो समझ गया। अब यहां पे फॉर एग्जांपल देखिए 17 दिसंबर 2002 की बात हो रही है, को क्या था, सैटरडे था, तो 17 दिसंबर 2003 को क्या होगा, संडे होगा, एक दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर अब 17 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो 17 दिसंबर 2003 को संडे था, तो 17 दिसंबर 2004 को एक दिन नहीं बढ़ेगा, 2 दिन, यानी कि संडे था तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बढ़ गया, तो 17 दिसंबर 2004 को हो जाएगा ट्यूसडे। अब 17 दिसंबर 2004 को ट्यूसडे है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 17 दिसंबर 2004 को क्या होगा, यानी कि थर्सडे होगा। ठीक है, कोई इशू? चलिए अब देखिए, अब इसमें हम लोगों को मिसिंग नंबर ढूंढना होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाओ। जैसे हमने कहा ना कि आईसीएमआर ऐसा लग रहा है कि जेआरएफ का नहीं, सीजीएल का एग्जाम ले रहा, इतना तैयारी करके तो एग्जाम सीजीएल में बैठ जाएगा, है ना, पीएचडी करके भी क्या ले लेगा, ऐसा क्या मिल जाएगा, तो उससे अच्छा तो साला सीजीएल का एग्जाम करेंगे और ले लेंगे हम, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा बहुत सारा आपको जोड़ घटा गुना, तो इसमें अगर आप ट्रिक लगाते हैं थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा। अब इसमें हम आपको बताते हैं क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। 11 है, 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर कीजिएगा आप आएगा 121, 9 का स्क्वायर कीजिएगा आपका आएगा 81, दोनों को आप जोड़ दीजिए 121 प्लस 81, ठीक है, आपका कितना आएगा 202, ठीक है 202। अब आप क्या कीजिए कि 11 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कीजिए 11 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आएगा आपका 99, 99 को इससे माइनस कीजिए आएगा 103, समझ गए ना। फिर से एक बार सोचिए, 11 को मल्टीप्लाई की 11 को स्क्वायर कीजिए 121, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, दोनों को जोड़ दीजिए आएगा 202। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 11 और 9 को आएगा 99, अब 202 में से 99 को माइनस कीजिए आएगा 103। ऐसे ही 13 का स्क्वायर कीजिए आएगा 169, 6 का स्क्वायर कीजिए आएगा 36, अब दोनों को जोड़ दीजिए 169 प्लस 36, आपका आ जाएगा 9 6 15 का 5, हाथ लगा 1, 6 3 9 10 का 0, हाथ लगा 1 1 1 2, 205। अब 205 में से माइनस क्या कीजिए 13 गुना 6 78, 205 में से जब 78 को आप माइनस कीजिएगा 157 आएगा आपका, ठीक है। अब वैसे ही आप तीसरा निकाल सकते हैं, 15 का स्क्वायर 15 15 225 प्लस 49, ठीक है 49, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा आपका 274, ठीक है। अब 274 में से आप माइनस कीजिए 105, क्या आएगा आपका एक मिनट रुक जाएगा, आपका 211, आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 211, नहीं सॉरी आपका 274 में से आप 105 को माइनस कर दीजिए, 274 105, क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 54 क्या 9 गुना 6, तो यहाँ जैसे 9 गुना 9 था मल्टीप्लाइड बाई 99, अब इसके लिए हो जाएगा 9 गुना 6 यानी कि 9 छक 54। फिर अगले के लिए
अगले के लिए आपका हो जाएगा 15 15 225, 7 7 49, यानी कि 200 प्लस 49, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 274। अब 9 7, दूसरे में 9 छक हुआ, तो पहले में 9 गुना 9, दूसरे में 9 गुना 6, फिर तीसरे में 9 गुना 7, यानी कि 9 7 63। 63 को माइनस कीजिएगा, आपका आ जाएगा 211। आपका 211 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि फ्रेंड को क्या लिखा गया है, फ्रेंड का कोड है JPMCRB, ठीक है। तो अब इसको देखना पड़ेगा। अगर F से J की तरफ जाते हैं हम लोग, तो F से F है, तो GHI यानी कि चौथा, यानी कि 4th पोजीशन, ठीक है। R से P की तरफ जाते हैं हम लोग, R कहाँ पे है, तो R से जब P की तरफ जाइएगा तो आपका कितना -2, ठीक है। वैसे ही I से M की तरफ, I से M की तरफ जाइएगा, I से M 1 2 3, I से M 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, 4th है ना। तो I से M भी आपका हो जाएगा 4th पोजीशन, ठीक है। वैसे ही आपका E से C आपका फिर -2, E से C आपका फिर हो जाएगा -2, फिर N से R, आपका N है, फिर R 1 2 3 4, फिर ये आपका चौथा हो जाएगा, फिर 4th पोजीशन, और फिर ये D से B फिर -2, ठीक है। तो आप समझ गए ना। अब ऐसे ही आप दूसरे का कोड निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्या है, अंकल, क्या है, अंकल, UNCLE, अंकल। तो अंकल का चौथा है ना, पहला क्या है 4th, तो अगर 4th जाइएगा तो क्या निकलेगा, U के बाद VWXY, तो यहाँ पे Y हो जाएगा। उसके बाद N है, तो N का फिर -2, N का -2 आपका क्या हो जाएगा, N है तो L हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड, अच्छा अंकल, तो अंकल का नहीं निकालना है ना हमको, क्या किसका निकालना है, लीडर का, ठीक है। एक मिनट, हमको निकालना है किसका, लीडर का। चलिए, तो अंकल के लिए क्या है, अंकल के लिए आपको यहाँ पे अंकल के सामने क्या है आपका YL G J और I, ठीक है। तो हमको निकालना है अब आपके लिए लीडर का, हमको लीडर का चाहिए ना। चलिए, LEADER, लीडर का निकालना है। चलिए, तो यहाँ भी आपको सेम पैटर्न मुझे लगता है फॉलो किया जा रहा है। U का 4th, यहाँ भी आपका 4th है। N का L, यहाँ भी माइनस आपका 2 है, यहाँ भी -2 है। C का G, यहाँ भी आपका 4th है, फिर यहाँ पे -2 होगा, L का J होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे ही हमको करना पड़ेगा। L का 4th क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, L का 4th 1 2 3 4 P हो जाएगा। E का -2, यानी कि C हो जाएगा। फिर A का 4th आपका E हो जाएगा। फिर आपका D का -2 आपका B हो जाएगा। फिर E का 4th आपका I हो जाएगा। फिर R का -2 P हो जाएगा। PCBIP यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आपका
ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अभी आपके एकदम CGL वाला क्वेश्चन है। BPSC क्वालिफाई कर लीजिए, UPSC क्वालिफाई कर लीजिए, JRF करिए चाहे ना करिए, क्या सोचता है ICMR समझ में नहीं आता है। चलिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ का आंसर जो होगा 67 आएगा। मुझे जहाँ तक हमने जो देखा है थोड़ा सा ट्रिकी है वो ट्रिक, मतलब मुझे भी अभी क्लियर नहीं है, नहीं बोल सकते, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये आपका जो है आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसको साइन के फॉर्म में इन लोगों ने इंडिकेट किया है। अब कह रहा है कि मल्टीप्लाई का अगर साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है तो P, यानी कि पहले जो है P जो है वो Q का हस्बैंड है। ठीक है, प्लस है तो P जो है Q का फादर हो गया, माइनस है तो P जो हो गया अगले वाले का मदर हो गया। तो यानी कि Q मल्टीप्लाई जो है वो हस्बैंड का साइन है, प्लस जो है वो फादर का साइन है, माइनस जो है वो आपके मदर का साइन है, और डिवीजन जो है वो आपके सिस्टर का साइन। ठीक है, इसको याद रखना है। अब समझते हैं। अब कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट C इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ D। पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ D, पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड, हाँ ठीक है, पैटर्नल यानी कि दादाजी हुए, है ना। चलिए अब समझ गए, यानी कि C जो है दादा है किसका, D का। ठीक है, अब समझिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, मैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब नाना। तो D जो है वो C का दादा है। चलिए अब यहाँ पे समझिए, मल्टीप्लाई का मतलब होता है हस्बैंड, यानी कि C जो है B का हस्बैंड है। यहाँ पे समझिए, C जो है B का हस्बैंड है। ठीक है, अच्छा, B जो है वो E का मदर है, माइनस का मतलब मदर ही है। ठीक है, अच्छा, E जो है D की सिस्टर है। ठीक है, अच्छा, और D जो है A का फादर है। चलिए अच्छी बात है, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। C जो है B का हस्बैंड है। ठीक है, B जो है E की मदर है, यानी कि अब C जो होगा, अब C जो हो गया, अगर E इसकी मदर है तो C जो हो गया C जो हो गया E का फादर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और B इसकी मदर है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ हो गया। ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, तो ये भी इसका फादर हो गया। और ये क्या है, A जो है D के फादर है, A जो है D के, A जो है D के फादर है। नहीं, तो ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, C जो है A का फादर है, और A जो है B का हस्बैंड है। ठीक है, C A का फादर है और A B का हस्बैंड है। ठीक है, और B जो है E की सिस्टर है, और E जो है D की सिस्टर है। A का फादर है, ये भी नहीं होगा। C A का फादर है, B A की हस्बैंड है, B A का हस्बैंड है, A और A जो है E की मदर है। अच्छा, फादर, ये फादर हो गया, ये इसका हस्बैंड हो गया, ये इसकी मदर। चलिए ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं। C जो है B का फादर है। ठीक है, C जो है B का फादर है। ठीक, अब चलिए समझिए, C B का फादर है, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, यानी कि E क्या है, A क्या है, E की मदर है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये E की मदर है, तो ये क्या हो गया, इसका बाप हो गया। B जो है इसका बाप हो गया, और ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर है। तो D का भी बाप कौन हुआ, B हुआ, और B का बाप कौन है, C है, तो ये इसका दादा हुआ ना। D A का बेटा है, ठीक है, और C B का बाप है,
तो ये इसका दादा होगा, तो आप ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन निकला है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे 856, 849, 824, ये क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं ना तो क्वेश्चन सही भी नहीं बनाते हैं। आप मिला के देखिएगा, कई जगह डाउट है। यहाँ पे देखिएगा आपका 7 कम हो रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा आपका 25 कम हो रहा है। तो 7 और 25 में कितने का अंतर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 18 का, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा 36 कम हो रहा है, तो 36 कम हो रहा है तो 18 प्लस 18 सॉरी 61 कम हो रहा है, 61, ठीक है। तो अब देखिए 7 में अब अगर 18 जोड़ दे 25 हो गया, कितना जोड़ दिए 18 जोड़ दिए 25 हो गया। तो एक स्टेप बढ़े आप 18 जोड़े, दूसरा स्टेप बढ़ा आपने क्या जोड़ा 25 में कितना जोड़ दिया आपने 36, यानी कि 18 प्लस यहाँ पे 18 जोड़ा और यहाँ पे 18 प्लस 18 जोड़ा। वैसे ही अगर आपने 18 प्लस 18 61 में अगर आप 54 जोड़ के माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 648, और फिर तीसरा करके आइएगा तो 431, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन 448 नहीं है, 648 नहीं है, तो नियरेस्ट 642 है। तो मुझे लगता है कि राइट आंसर आपका वही होगा। पहले में हमने आपके क्या 7 माइनस हुआ, 7 में प्लस 18 किया 25 हुआ, प्लस 25 माइनस किया। अब 25 में हमने 18 सिर्फ 18 न जोड़ के डबल 18 यानी कि 36 जोड़ के माइनस किया, 61 माइनस हुआ। अब फिर 3 18 यानी कि 61 में 3 18 जोड़ा यानी कि 61 प्लस 54 करके माइनस किया, 648 नहीं है, नियरेस्ट 642 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्टार्ट हर होम टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम हर होम टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स सी टर्न टू द। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। अब कर रही है सुनीता स्टार्ट फ्रॉम हर टुवर्ड नॉर्थ, अब इधर चल रही है नॉर्थ की तरफ, कितना मीटर 15 मीटर, यानी कि चली 15 मीटर। से टर्न टू द हर राइट, ये अपने राइट जाती है यानी कि इधर जा रही है, यहाँ चली कितना 55 मीटर, ठीक है। देन सी टर्न टू हर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब फिर इधर गई, ठीक है, लेफ्ट। एंड आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस 20 मीटर्स टर्न टू हर लेफ्ट अगेन, यानी कि फिर इधर लेफ्ट आई, ठीक है, लेफ्ट अगेन 67 मीटर, 67 यानी कि ये 55 है तो इधर आ जाना चाहिए, है ना, 67 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड फाइनल पोजीशन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हर होम। अब देखिए ये आपको इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये 55 है ना, तो 55 तो ये कवर कर ली। अब 55 कवर करने के बाद ये इधर कितना जाएगी 55 माइनस यानी कि 12, यानी कि 12, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 15 और 20 टोटल मिला के 35। तो हमको डिस्टेंस क्या निकालना है, इसका निकालना है। किसका निकालना है, इसका। तो ये आप रूट अंडर के बेस पे निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि 26 और 37 में से 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर रूट अंडर, जितना आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर निकाल दीजिए, दोनों का स्क्वायर 12 बराबर 144 प्लस 35 का स्क्वायर, जितना रूट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। तो 26 या 37 में से कोई आपका यहाँ पे राइट आंसर, एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये पहले 15 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, फिर अपने राइट मुड़ती है 20 मीटर, फिर अपने लेफ्ट 55 मीटर, फिर अपने लेफ्ट जाती है 20 मीटर, फिर वहाँ से अपने लेफ्ट मुड़ती है 67 मीटर। तो
67 मीटर जब जाती है तो 55 मीटर तो यही डिस्टेंस हो गया, इधर कितना बचा 12, तो ये आपका जो हो गया वो 12 हो गया, और ये 15 इधर गई थी और 20 ऊपर चढ़ी थी, यानी कि टोटल ये डिस्टेंस हो गया 35। तो ये आपका 35 हो गया, ये आपका 12 हो गया। ये जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको फिर से अपने घर आने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब कर्न स्क्वायर, जैसे आपने हो ना डायगोनल, इस डायगोनल का आप अगर डिस्टेंस निकाल लेते हो तो आपका डायगोनल का डिस्टेंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके रूट अंडर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि ABCD and G आर सिटिंग ऑन द स्टेट बेंच ऑल फेसिंग नॉर्थ साइड। ये फिर है नॉर्थ साइड में बैठे हुए, ये नॉर्थ साइड है, ठीक है। अब कह रहा है A and B, सॉरी, देयर आर एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन A and B। मान लीजिए A है, यहाँ पे B है, इसके बीच में 3 लोग हैं। अच्छा, D इज सिटिंग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि लेफ्ट ऑफ B, यानी कि यहाँ पे D बैठा है। ओनली 1 फ्रेंड इज सिटिंग टू द A and B, सॉरी, ओनली 1 फ्रेंड इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेंड बैठा है। B इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द A, यानी कि F के लेफ्ट में है, तो यानी कि F जो होगा वो B के राइट में होगा। ओनली 1 फ्रेंड सिटिंग बिटवीन D एंड E, D एंड A, एक यहाँ पे हो गया। हु इज द सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट इट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, सबसे राइट इट में क्या है? F है, तो आपका राइट आंसर F हो गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि ABCD लिख लेना है। ABCD लिखने के बाद उसका नंबरिंग कर लेना है ताकि आपका क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी हो। अब यहाँ पे जो ट्रिक आपका आएगा वो कुछ ऐसा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, B का नंबर यहाँ पे क्या है? B का नंबर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं BSNT और YXGC। B का नंबर आपको यहाँ पे है 2, S का नंबर आपका आ जाएगा 19, N का नंबर आपको आ जाएगा 14 और T का नंबर आपको आ जाएगा 20, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Y का नंबर आपको है 25, X का नंबर 24, G का नंबर आपको यहाँ पे है 7 और C का नंबर 3, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। 25 में से 2 माइनस कीजिएगा 23, 25 में से 2, फिर 24 में से 19 माइनस कीजिएगा, आपका आएगा 5, ठीक है। 14 में से 7 कीजिएगा, आपका 7, और 20 में से 3 कीजिएगा 17। इस टोटल को आप जब ऐड कीजिएगा आएगा 52, ठीक है। चलिए, अब इसको आप कर लीजिए, फिर इसको कीजिएगा, इसको आप ऐसे ही नंबरिंग कीजिएगा तो आएगा आपका 44। आप चेक करके देख सकते हैं, हम भी यहाँ पे नहीं हुआ तो बता देते हैं। F का क्या है? F का है 6, P का आपका है 16, C का फिर 3, Y का फिर आपका 25, फिर C का 3, U का है आपका 21, V का 22 और H का आपका हो जाएगा 8। अब माइनस करते जाइए, 6 में से 3 माइनस कीजिएगा 3, 16 में से 21 में से 16 कीजिएगा 5, ठीक है। आपका फिर 22 में से 3 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 19, और 25 में से 8 कीजिएगा 17। इस टोटल को काउंट कीजिएगा, आएगा 44, ठीक है। तो यहाँ 52, तो इसका आ रहा है 52 और इसका आ रहा है आपका 44। दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि बीच बीच में 4 के डिफरेंस को फॉलो किया जा रहा है। किसके डिफरेंस को फॉलो किया जा रहा है? 4 के डिफरेंस को। अब यानी कि यहाँ पे वही नंबर, वही सीक्वेंस आएगा जिसको इससे माइनस करने पे टोटल ऐड जो है 48 आना चाहिए। यानी कि 52, 48 और 44, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस। समझ गए ना मेरी बात? तो यहाँ पे वही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आएगा आपका JCKE। आप मिला के जब बैठाइएगा तो JCKE जो है आपका आंसर यहाँ पे फाइनल होगा, ठीक है। इसको भी हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए MXRV दिखा देते हैं करके।
यहाँ पे हो जाएगा 13, x का है आपको 24, r का है आपको 18 और v का है 22, JCKE, J का है आपको 10, C का है 3, K का है 11 और E का हो जाएगा आपको क्या है यहाँ पे 5। अब माइनस कीजिए, 10 में से 13 को माइनस कीजिएगा 3, 24 में से 3 को माइनस कीजिएगा आप 21, 18 में से 11 को माइनस कीजिएगा आप आ जाएगा 7 और 22 में से 5 माइनस कीजिएगा क्या आ जाएगा 17। ये टोटल काउंट कीजिएगा आपको आ जाएगा 48। ठीक है, 21 3 24 और 17 7 24, 24 24 48। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये क्यूब है जिसके दो एडजेसेंट सिरे को ब्लैक से क्या किया गया है, ब्लैक से कलर किया गया। ठीक है, एंड वन अपोजिट फेस येलो, और एक अपोजिट फेस कोई भी उसका दोनों में से किसी एक का अपोजिट फेस जो है येलो से कलर कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग को ग्रीन से किया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको 24 इक्वल क्यूब्स में काटा गया है ना। अब चूंकि ये बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक क्यूब है, क्यूब के कितने फेस होते हैं, है ना, है ना। तो ऐसे मान लीजिए हम लोग जैसे क्यूब बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये क्यूब है। अब इसके दो एडजेसेंट सिरे को क्या किया गया है, ब्लैक से किया गया। मतलब मान लीजिए कि एडजेसेंट का मतलब एक इधर का, यानी कि ये वाला इधर का, पीछे वाला हम बता रहे हैं, और एक ये वाला, दोनों किया गया। अब इसको काट दिया गया 64 ब्लैक पार्ट्स में, है ना, 64 इक्वल क्यूब्स में इसको काटा गया। तो क्यूब को 64 इक्वल क्यूब्स में काटने के लिए इसको जो है ऐसे 4 भाग में और फिर ऐसे 4 भाग में, है ना, 1 2 3 फिर 4 भाग में अगर आप बांट देते हैं तो हर पार्ट 4-4 भाग में, मतलब 4 सेक्शन होगा तो 16 चौका 64, हर सेक्शन का 16 भाग होगा, 4 चौका 16, फिर 4 तो 16 चौका 64। तो ये 64 पार्ट्स जो होगा आपका बन जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि अब आपने इसको 16 बार काटा, मतलब इसमें 16 पार्ट्स बने और इस साइड भी 16 पार्ट्स बने। तो इधर भी ब्लैक था, इधर भी ब्लैक था, तो इधर भी 16 और इधर भी 16, टोटल कितना हुआ 16। तो इसमें सिर्फ ब्लैक कलर वाले, मतलब ऐसा क्यूब इसको चाहिए जिसमें सिर्फ ब्लैक कलर हो। तो अब इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए एक सिरे को यहाँ उठाए, इसको हमने ऐसे काटा था। ठीक है, चलिए अब इस साइड भी मान लीजिए, इधर भी अगर हम देखते हैं, है ना, तो इधर भी ये भी हमारा, क्योंकि एडजेसेंट कह रहा है तो ये भी हमारा ब्लैक वाला ही है ना, ध्यान समझ रहे हैं ना। तो ये भी हमारा, बाकी सब जो ग्रीन है। तो अगर इसको हम लेते हैं, इसको 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 इसको, तो ये तो ब्लैक होगा लेकिन इसके साइड वाला कोई दूसरा कलर का होगा, यानी कि ये कट जाएगा। इसको भी लेते हैं तो इसके साइड वाला दूसरा कलर वाला होगा। फिर इधर वाला भी लेंगे अगर हम, तो इसके साइड वाला एक दूसरा कलर हमको मिल जाएगा। बचा ये, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक होगा, नीचे कोई कलर नहीं होगा क्योंकि वो अंदर का पार्ट्स है। तो ये ठीक है, इधर आपका सिर्फ ब्लैक ही रहेगा। तो ठीक इसी तरह इधर ये वाला भी कट जाएगा, साइड वाला, इधर भी ये भी वाला भी साइड वाला कट जाएगा, ये वाला भी बचा कौन, फिर ये बीच वाला, है ना, 6। तो 6 इधर का और 6 इधर का, यानी कि टोटल 12 ऐसे क्यूब होंगे जिसमें सिर्फ ब्लैक कलर स्वैप होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए स्टेटमेंट इन कंक्लूजन पे। कह रहा है कि ऑल हैमर्स आर पिलर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन गिवन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। नंबर 1, यू हैव टू टेक गिवन स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल हैमर्स आर पिलर्स, ऑल स्क्रू आर पिलर्स। अब ध्यान दीजिएगा, हैमर्स जो है वो क्या है, सब सारे हैमर्स, ऑल हैमर्स आर पिलर्स हैं, और ऑल स्क्रू पिलर्स हैं। इसमें और इसमें कोई अभी नहीं दिखाया गया। ठीक है, अब चलिए, सम हैमर्स आर स्क्रू। ध्यान दीजिए, सम हैमर्स आर, अब हैमर्स और स्क्रू में तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि हैमर्स पिलर्स है और स्क्रू भी पिलर्स है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं होगा।
सम स्क्रूअर्स हैमर्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्क्रूअर्स हैमर्स, हाँ ये बोल सकते हैं क्योंकि स्क्रू पिलर्स है और पिलर्स हैमर्स है, तो ये बोल सकते हैं कि हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि रिलेशन देखना है उल्टा। अब देखिए सम हैमर्स आर स्क्रू, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है ना। अब यहाँ से अगर घूम के जाता है तो ये रिलेशन बन सकता है क्योंकि सम स्क्रू पिलर्स और पिलर्स हैमर्स है, हैमर्स पिलर्स है और प्री स्क्रू, क्योंकि अगर ये बोलता कि पिलर्स स्क्रू है तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर ये बोलता कि पिलर्स स्क्रू है तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि इधर से घूम के आता, हमको इधर से जाना है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, रोहन ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम द रेफरेंस बुक ऑफ पब्लिकेशन एक्स फॉर हिज कंपटीशन एग्जाम। मेनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन कंपटीशन एग्जाम आर फ्रॉम द रेफरेंस बुक ऑफ पब्लिकेशन एक्स। ठीक है, स्टडिंग फ्रॉम रेफरेंस बुक आर नेसेसरी फॉर कॉम्पिटिटिंग एग्जाम। देखिए बात तो सही है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बात दोनों का सही है लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये आपका राइट आंसर होगा, कोई एजम्पशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 4 फ्रेंड्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क इन ईच सब्जेक्ट आर 100। ठीक, चलिए अलग 4 फ्रेंड्स हैं जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं, हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ठीक है, कह रहा है हु हैज स्कोर्ड 88% एग्जैक्टली। तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और सब सब्जेक्ट का मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो 500 का 88% आप निकाल लीजिए, ये आएगा आपको 440। अब सारे स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स, इसको भी टोटल कर दीजिए यहाँ पे, इसको भी टोटल कर दीजिए यहाँ पे, इसको भी टोटल कर दीजिए यहाँ पे, इसको भी टोटल कर दीजिए यहाँ पे। टोटल कीजिएगा तो अबीर का जो है वो टोटल मार्क्स आपका आएगा 440, यानी कि अबीर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप टोटल करके देख लीजिएगा तो अबीर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अबीर को एग्जैक्टली 88% नंबर मिला था। चलिए अगला स्टेटमेंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल गॉट इट ड्यू टू ईटिंग कट फ्रूट्स फ्रॉम रोड साइड। देखिए ये अभी देख लिया ना कि कई सारा क्वेश्चन इससे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आप तैयारी कीजिएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल गॉट इल ड्यू टू ईटिंग कट फ्रूट्स फ्रॉम रोड साइड। सो अच्छा चलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड पेनलाइज द रोड साइड वेंडर्स इफ दे सेल कट फ्रूट्स। बात सही है कि उसको थोड़ा ध्यान देना होगा कि रोड पे फ्रूट को काट करके ना बेचें क्योंकि उससे बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ये होना चाहिए। पीपुल शुड मेड अवेयर अबाउट द डेंजर्स ऑफ ईटिंग कट फ्रूट। पीपुल्स को भी अवेयर होना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि दोनों को फॉलो करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वन फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि ये जो है कितने स्टूडेंट अपीयर हुए ये बता रहा है, ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट जो अपीयर्ड में से कितने स्टूडेंट पास्ड हुए, इसमें से कितने पास्ड हुए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि टोटल नंबर 1800 है। विच स्कूल हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड विद द रिस्पेक्ट टू द, अच्छा कह रहे हैं कि किस स्कूल का सबसे कम विद्यार्थी जो है अपीयर हुआ था, उसमें से सबसे कम विद्यार्थी पास हुआ। तो सबसे पहले अपीयर कितना हुआ किसमें ये निकालना होगा। कैसे निकालिएगा, ये देखिए ये टोटल डिग्री कितने का है 360 का, तो 360 को अगर आप 1800 में से 1800 में 360 से आप भाग दे देते हैं तो आपको 1 डिग्री में कितने स्टूडेंट है ये पता चल जाएगा। तो 1 डिग्री में आपको आ जाएगा 5 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। अब हर स्टूडेंट का आप नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं कि किस में कितना स्टूडेंट पास हुआ। 9 × 5 = 45, 450 स्टूडेंट। यहाँ पे आप भाग दीजिएगा तो 9 × 5 = 45 और 5 × 25 यानी कि आपका हो जाएगा 475। 7 × 5 = 35, 350। 6 × 5 = 30, 300।
और यहाँ पे हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 420, सॉरी 220 स्टूडेंट। ठीक है, एपियर हुआ हर सेक्शन से। अब देखिए कह रहा है कि अब ए से चलते हैं। ए में 450 का 450 का 63% पास हो गया। यहाँ पे आपको बी में 220 का कितना 67% पास हो गया। सी 70% का सिर्फ यानी कि 350 का सिर्फ 45% पास हुआ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है, आपने नंबर निकाल लिया। अब हर नंबर में देखिए कि जिसका परसेंटेज इसमें सबसे कम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। 350 का सिर्फ 45% स्टूडेंट ही पास हुआ, यानी कि ये सबसे कम। ठीक है, तो अगला पार्ट जो है हम लोग बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग फिर अगले पार्ट में अभी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, क्वेश्चंस को बनाइए, आगे क्वेश्चन तैयार कीजिए। हम लोग जल्दी फिर अगला पार्ट और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है आपके पास अपलोड करके पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है ICMR का तो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि पिछले बार से पैटर्न जो है चेंज हुआ है, तो उसको कोई परेशानी ना हो, देख सके क्या इशू आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।